बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं डॉक्टर काशिफ मलिक और आप देख रहे हैं पाकिस्तान 360। नाज़रीन, अमेरिका ईरान जंग जो है वो तीसरे हफ्ते में दाखिल हो गई और इसके बड़े असरात हैं पाकिस्तान की मईशत पे। हमने देखा है कि पाकिस्तान की मईशत पिछले कुछ सालों में अभी इंटरनल शॉक से बाहर नहीं निकली थी कि एक बड़ा एक्सटर्नल शॉक आ गया और इस एक्सटर्नल शॉक की वजह से ऑयल प्राइसेस बढ़ गई, जो कि पाकिस्तान में महंगाई का मेजर वजह बनती है। इसके अलावा पाकिस्तान में अगर ऑयल महंगा मिलेगा तो हमारा जो तजारती खसारा है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसके अलावा एक और अहम चीज़ ये है कि पाकिस्तान जो है वो रेमिटेंसेस पे रिलाई करता है और जीसीसी कंट्रीज से पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा 30 बिलियन डॉलर के करीब जो है रेमिटेंसेस आते हैं। सो पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस से गुजरेगी। आज हम इसी चीज़ पे बात करेंगे। मेरे साथ हैं डॉक्टर वकार, आप इकॉनमिस्ट हैं सीनियर, उस्मान ख़ान हैं, आप भी माहिर मुआशियात हैं, और सनाउल्लाह साहब हैं जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं। डॉक्टर वकार, आपसे बात करेंगे। ऑयल प्राइसेस जो हैं वो $100 पर बैरल क्रॉस कर गई हैं। अभी तक नज़र नहीं आ रहा कि वो नीचे आएंगी। गवर्नमेंट ने थोड़ा सा प्रीएम्प्ट करके प्राइस को ज़्यादा इंक्रीज़ किया रिलेटिवली, अगर हम रीजन में या बाकी दुनिया में देखें। शायद वो होर्डिंग और मतलब दो मुश्किल चॉइसेस थी उनके पास कि या होर्डिंग को बचा लें, होर्डिंग से बच जाएं, और या फिर प्राइस को इंक्रीज़ कर दें। आपके ख्याल से क्या ये गवर्नमेंट का सही फैसला था? थैंक यू डॉक्टर साहब, बड़ा अहम सवाल है। मेरा ख्याल है गवर्नमेंट के पास जो है वो इससे भी ज़्यादा ट्रेड ऑफ्स थे और इस वक्त ही मौजूद हैं। आपको पता है कल रात भी एक मीटिंग हुई है जिसमें फ़ैसला किया गया कि फ़िलहाल जो है वो कीमतें नहीं बढ़ानी। एक जो दो ट्रेड ऑफ्स का आपने जिक्र किया, एक जो और ट्रेड ऑफ था वो ये था कि इंडस्ट्री वर्सेस रेजिडेंशियल कंज्यूमर जी, वो भी एक अहम डिस्टिंक्शन है कि आने वाले दिनों में जैसे जैसे जंग जो है वो तवील हो रही है और मशरिक़ वस्ता की जो सिचुएशन है वो और एक्यूट हो रही है हमारे लिए, तो उसमें हमें ये भी फ़ैसला लेना होगा कि अल्टीमेटली आपकी जो एनर्जी सप्लाईज़ हैं वो आपने किसके लिए कंज़र्व करनी है, रेजिडेंशियल कंज्यूमर के लिए या इंडस्ट्री के लिए। और मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि जिस तरीके से टाइम आगे जा रहा है तो हो सकता है कि गवर्नमेंट मजबूर हो जाए मज़ीद एनर्जी टैरिफ्स को बढ़ाने के लिए। जी, मैं उस्मान ख़ान साहब के पास चलूँगा। उस्मान, एक मेजर मसला, अभी एनर्जी पे बात की डॉक्टर वकार ने, एक मेजर इशू ये है पाकिस्तान का कि हम ऑलरेडी एक IMF प्रोग्राम में हैं और ऑयल की कीमतें बढ़ने की वजह से हमारा जो तजारती खसारा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि हम तकरीबन अपना 1/4 पार्ट जो है इंपोर्ट्स का वो तो ऑयल पे ख़र्च करते हैं। तो आपके ख्याल से ये कितना चैलेंजिंग होगा IMF प्रोग्राम में सर्वाइव करना इन ऑयल प्राइसेस के साथ? Sure, I think regardless of IMF plan or not, ये जो है ये एक बहुत बड़ा चैलेंज ज़ाहिर पाकिस्तान के लिए नज़र आ रहा है। जो आपका FX है, मतलब कल की न्यूज़ थी, आई थिंक 21 बिलियन टोटल रिजर्व आपके क्रॉस कर गए, जिसमें कोई अराउंड 5.5 बिलियन प्राइवेट बैंक्स के हैं और 16 पॉइंट समथिंग बिलियन जो स्टेट बैंक के पास है। लेकिन उसमें एक चीज़ जो देखने वाली है वो ये कि 16 बिलियन में 12 बिलियन हमारे रोल ओवर डिपॉजिट्स हैं, जो कि अब आपको पता है कि अंडर IMF कंडीशन स्टेट बैंक हैज़ टू मिनिमम मेंटेन दोज। सो वो हम काउंट तो कर रहे हैं 16 बिलियन के अंदर, लेकिन एक्चुअली वो हमारे फ्रेंडली डिपॉजिट्स हैं। एंड गिवन कि मोस्ट ऑफ दीज फ्रेंडली डिपॉजिट्स जो हैं वो GCC से ही हैं, तो उस वॉर की सिचुएशन में एक क्वेश्चन मार्क उस पर भी रेज होता है कि उनकी सस्टेनेबिलिटी फ्यूचर की कितनी है, गिवन ये वॉर कितनी प्रोलॉन्ग होती है। खासतौर पर उसमें देखें 2 बिलियन का तो UAE का है, जो ऑलरेडी वो मंथली रोल ओवर्स पे आ गए हैं। एंड आई थिंक इस वॉर में GCC में UAE has been targeted probably the most, apart from I think Bahrain के साथ साथ। So एक क्वेश्चन वो भी है, और given IMF में obviously under IMF plan we have to maintain the FX balance जो एक reasonable value के अंदर agree किया हुआ है। और दूसरा, जैसे वकार ने बात की और आपने पहले भी बात की कि it's not just the pressure जो आपका हायर ऑयल प्राइस की वजह से आएगा, जो आपने इम्पोर्ट बिल रेज करना है। आई थिंक वो एस्टिमेट्स अवेलेबल हैं, तो एवरी $5 to $8 जो है आपका मंथली 300 मिलियन एक्स्ट्रा एक्सेस जो है वो FX की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। बट एट द सेम टाइम ऑल्सो व्हाट वी नीड टू मॉनिटर वेरी क्लोजली इज रेमिटेंस एंड ट्रेड। आप देखें कि हमारे यूरोप भी ट्रेड काफ़ी है, GCC में भी ट्रेड काफ़ी है, और एट द सेम टाइम हमारी ट्रेड इन जो रेमिटेंस है वो GCC से बहुत ज़्यादा रिलायंट है।
तो आई थिंक इस ओवरऑल इक्वेशन को अगर आप देखते हैं तो थिंग्स बिकम मच मोर चैलेंजिंग एंड आई थिंक जितनी ज़्यादा ये प्रोलॉन्ग होगी आई थिंक हमारे एफएक्स के ऊपर प्रेशर उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा एंड देन ऑब्वियसली जो उसके साथ एसोसिएटेड इन्फ्लेशन एंड डिप्रिसिएशन है so both of them will create major challenges. So I think we have to be very, very careful, and the policy response, while it will be tough pills to swallow, but I think we'll have to be very proactive in addressing this. जी मैं आता हूँ इन्फ्लेशन और रेमिटेंस को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। सनाउल्लाह साहब के पास चलते हैं। सनाउल्लाह साहब, आपके ख्याल से क्या गवर्नमेंट ने तेज़ी में फ़ैसला किया जब 55 रुपये बढ़ाया गया कीमत पेट्रोल की, तो उसमें से 35 रुपये जो हैं वो कंपनीज़ को प्रॉफिट चला गया और 20 रुपये जो है वो गवर्नमेंट ने पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी में इंक्रीज़ किए। आप क्या कहते हैं इस पर? शुक्रिया डॉक्टर साहब। बात यह है कि इसके अलावा ऑप्शन कोई नहीं था। अगर आप इतनी प्राइस ना बढ़ाते उस वक्त, तो आपको शायद अंदाज़ा नहीं है कि इस वक्त इंडिया में और बांग्लादेश में या बाकी मुल्कों में क्या हो रहा है। पैनिक पैदा हो गया है, अटैक शुरू हो गए हैं स्टॉक्स पे, तो यहाँ भी इसी किस्म की सिचुएशन होनी थी। लेकिन और ये ज़रूरी था, और इस वक्त भी गुज़श्ता रोज़ जो कीमत नहीं बढ़ाई है, आपको पता है कितनी कीमत का इम्पैक्ट आ रहा है? अगर एक्चुअल प्राइस 40 रुपए 42 रुपए पेट्रोल पर और कोई 60-70 रुपए डीजल पर इम्पैक्ट आ रहा है, मजीद इंक्रीज करनी पड़ेगी आपको, जो गुज़श्ता रोज़ नहीं बढ़ाई। हाँ, तो फैसला बिल्कुल ठीक था, उसके अलावा कोई आपके पास वे नहीं था। उसमें सनाउल्लाह साहब एक पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे दिया ऑयल कंपनीज़ को। ये भी तो हो सकता था कि आप पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी में ये ले लेते। जो फ्यूल आ रहा है, मैं वही बता रहा हूँ ना, अब जब फ्यूल आ रहा है उस पर आपके वार सरचार्ज लग रहा है, इंश्योरेंस सरचार्ज लग रहा है, आपके बाकी चार्जेस बढ़ रहे हैं। $16-17 पर बैरल आपको एडिशनल चार्जेस आ रहे हैं, और प्राइस अलहदा बढ़ गई है। तो वो एडजस्ट अब होगी जब आप ये 42 रुपये आपने गुज़श्ता रोज पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ाई और 60-70 रुपये डीजल की कीमत बढ़ रही थी, तो वो एडजस्टमेंट हो जाएगी। वो इशू नहीं है। इशू ये मेरे ख्याल में ये इशू है नहीं। इशू ये है कि पाकिस्तान की इकानमी इशू है कि आप इस किस्म के शॉक बर्दाश्त करने के लिए काबिल ही नहीं है। हमने अपनी तैयारी नहीं की आज तक। उसमें बुनियादी वजह यह है कि आप ना अपनी इकानमी को ठीक कर सके, ना आपकी एक्सपोर्ट ठीक हो सकी, ना आप इंपोर्ट बेस्ड कंट्री हैं। आपके पूरा मुल्क में इंटरनल इशू ज्यादा है। सारी दुनिया को पता था कि इस किस्म के क्राइसिस आने हैं। क्या पाकिस्तान में इस किस्म के थिंक टैंक्स नहीं है ऑफिशियली जो काम कर रहे हैं, या बैठ के सिर्फ पैसे ले रहे हैं रोजाना? आप देख लें, इस्लामाबाद में जो भी रिटायर लोग बनते हैं उनके लिए स्पेशल थिंक टैंक बनाए जाते हैं, बने हुए हैं दर्जनों की तादाद में, और करोड़ों रुपए उन पर खर्च हो रहे हैं। क्या वो इनको नहीं बता रहे थे कि आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में किस किस्म की सिचुएशन होनी है? प्रॉब्लम यह है कि आपकी ना इकानमी ठीक है, आपकी सिक्योरिटी ठीक नहीं है, आपका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर तबाह हो चुका है। जी सनाउल्लाह साहब आते हैं, जी इन चीज़ों पे भी आते हैं। मैं थोड़ा सा डॉक्टर वकार के पास चलूँगा। जी डॉक्टर साहब, अभी सनाउल्लाह साहब कह रहे थे कि ये मज़ीद 40 और 70 रुपये बढ़ने थे पेट्रोल और डीजल में, और गवर्नमेंट के पास एक एमरजेंसी कंटिजेंट फ़ंड तो है तकरीबन 385 या 390 अरब रुपए का। तो गवर्नमेंट आपके ख्याल से ये उसको डाइवर्ट करके बचाएगी, इन एमरजेंसी फ़ंड्स को यूज़ करेगी? जी मेरा ख्याल है कि इन एमरजेंसी फ़ंड्स को जो है वो अभी भी गवर्नमेंट जो है एज अ बफर रखना चाह रही है, प्रिजर्व करना चाह रही है, और करना भी चाहिए। क्योंकि आपको देखें, जंग की मुद्दत का नहीं पता, और अभी भी हमें जंग के जो एक इकॉनमी वाइड इम्पैक्ट्स हैं, अभी भी उसका सही इदराक नहीं है। हमें नहीं मालूम कि किस तरीके से और किस करवट जो है हमारे ट्रेड पैटर्न्स ने बैठना है। आप ऑलरेडी देख रहे हैं कि आपका जो वीकली इंपोर्ट बिल है वो कोई 5 से 7% जो इस वक्त कट हो चुका है, और इसलिए नहीं क्योंकि आप चाहते नहीं हैं वो उन इंपोर्ट्स को लैंड करना, इसलिए क्योंकि इस वक्त उनकी रूट्स जो हैं वो क्लियर नहीं हैं। सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं और अपने इस वक्त अरूज पे पहुंच जाएंगी अगर ये सारा जो मामला है ये तूल पकड़ता है। इसी तरीके से आपकी जो एक्सपोर्ट्स हैं, आप वॉल्यूम वाइज अगर देखें तो इस वीक जो है वो अगेन कोई तकरीबन 8% की उनमें रिडक्शन है।
तो जो उस्मान साहब बात कर रहे थे फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर जो आपका डेंट है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। तो मेरा तो ज़ाती जो मशवरा है गवर्नमेंट को कि जो बफ़र है उसको हद्दुल वसा जो है वो कंज़र्व किया जाए, और जहाँ तक हो सके डिमांड साइड को कर्टेल करके डिमांड साइड मेजर्स को जहाँ तक हो सके ऑफ कोर्स एक थ्रेशोल्ड से बियॉन्ड जो है डिमांड साइड मेजर्स को इस्तेमाल किया जाए। आपको ज़ाहिर है जो सतह गुर्बत से नीचे जो लोग हैं उनको आपने प्रोटेक्ट करना है, उनके लिए ऑफ कोर्स मेजर्स दूसरे हो सकते हैं, लेकिन जो एक मीडियन कंज्यूमर है तेल का, फूड का, अशिया खुर्दोनोश का, उसके लिए मेरा ख्याल है कि डिमांड साइड मेजर्स जो हैं वो हो सकता है आने वाले दिनों में ज़्यादा स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को कंसिडर करने पड़े अगर वो कंटिजेंसी फ़ंड को नहीं हाथ लगाना चाहते। जी जी, असल में बड़ा मसला तो इन्फ्लेशन है, और हमने फरवरी में तो 7% पे इसको रोका है, लेकिन विद दिस ऑयल प्राइस शॉक इन्फ्लेशन जो है वो शायद आउट ऑफ हैंड चली जाए। और क्योंकि ऑयल जब की कीमतें बढ़ती हैं तो एक छोटा सा गुड भी जिसने पेशावर से कराची जाना है उसने ऑयल पे जाना होता है, तो हर चीज़ जो है वो महंगी हो जाएगी। मैं उस्मान साहब के पास आता हूँ। उस्मान साहब, आप समझते हैं कि गवर्नमेंट जो है जो थोड़ा बहुत कंटिजेंसी फ़ंड पड़ा हुआ है इनके पास, वो उसको यूज़ करके सम हाउ इन्फ्लेशन के नंबर को थोड़ा सा कंट्रोल कर सकती है? काशिफ, देखें, उसको यूज़ करके जुडिशली आप थोड़ा सा सस्टेन तो चीज़ें कर सकते हैं, बट जस्ट एज एन एग्जांपल, कल एक बेवरेज कंपनी है बड़ी, उनके साथ एक मेरी मीटिंग थी, तो ऑलरेडी विद इन द लास्ट 2 वीक्स उनकी जो पर क्रेट कॉस्ट है, अगर उसको ट्रांसलेट करें हम पर, ये जो आपकी 2 लीटर वाली बॉटल है, 1.5 लीटर वाली, उस पर 7 रुपए का कॉस्ट का डिफरेंस पड़ गया। और आपको पता है कि इन्फ्लेशन जो है वो थोड़े लैग पे चलती है। अभी इमीडिएटली तो जो आपका ट्रांसपोर्ट या उनका थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि उनका बॉटलिंग भी, पेट की जो है वो दाना भी महंगा हो गया, सारे पेट्रोलियम रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, ट्रांसपोर्ट डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंडेंट बिजनेस है। सो बट द थिंग इज कि इन द 3 to 4 months we'll have to be very cautious and to see, और जैसे totally agree with Waqar कि we really need to work on demand curtailment, not just on the energy demand but also sort of overall seeing how things are operated, और वो policies वो लेके आनी है कि हमारी इकोनॉमिक मशीनरी चलती रहे, लेकिन जो हमारी कंजम्पशन डिमांड है, जो ऑलरेडी एक आपको पता है हम हाई कंजम्पशन लेवल पे ऑपरेट करते हैं, दैट हैज बीन द फ्रेजिलिटी इन द इकोनॉमी। बट आई थिंक गिवन नाउ वी आर इन अ सिचुएशन ऑफ अ रीजनल वॉर, वी आर एट सेल्फ एट वॉर एज वेल। कल आपने देखा है कि अफगानिस्तान के 2 ड्रोन इस्लामाबाद आए हैं, सो वी आर एट वॉर ऑन आवर बॉर्डर, बट the war is just next door, right? So Iran is next door, so we are at war. So I think कि वो एक, और इसमें जो मेरी डिस्कशन हुई थी और एडवाइस थी गवर्नमेंट को, I think there is also need, if ever it has been, on very strong consumer level nudging as well. जो वकार ने बात की कि जो डिमांड आप कंट्रोल कर सकते हैं एसेंशियल्स के बियॉन्ड, I think everyone will have to pay the share. Government तो जितना भी बफर कर ले कि that is not substantial given the size of the economy that we have. We are crossing 260 million people. तो कितना भी आपका 350-400 बिलियन का जो बफर भी है वो कितनी देर लास्ट करेगा? सो आई थिंक व्हाइल इट कैन सॉर्ट ऑफ प्रोवाइड यू सम ट्रिगर पॉइंट्स, बट देयर हैज टू बी अ मैस एफर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट टू रियली कर्टेल आवर कंजम्पशन पैटर्न। जी जी उस्मान, मैं सनाउल्लाह साहब का सुनूंगा। सनाउल्लाह साहब, अभी तो हम ऑयल प्राइसेस को रो रहे हैं, मसला एक बड़ा जो आने वाला है वो है कमोडिटी प्राइसेस, और अभी से ही बात होना शुरू हो गई है कि फर्टिलाइज़र की कीमतें जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएंगी, और फर्टिलाइज़र की कीमत बढ़ेगी तो एंड पे तो हमारा सारा एग्रीकल्चर जो है वो उस पर रिलाय करता है। इस पे आप थोड़ा सा कमेंट करें। बिल्कुल, ये चीज़ें तो आनी है, और गुज़श्ता रोज़ वो सेंसिटिव प्राइस इंडिकेटर जो जारी हुआ है जुम्मे को, क्योंकि वीकली होता है, उससे नज़र आ रहा है कि इन्फ्लेशन का ट्रेंड काफ़ी तेज़ है, और मार्च में लगता ये है कि ये डबल डिजिट हो जाएगा। और खाद में ये है कि खाद के कारखानों को, क्योंकि आपको पता है कि एलएनजी आपकी शॉर्टेज, गैस की शॉर्टेज होने जा रही है, 22 मार्च तक आपके पास एलएनजी है, उसके पास नहीं है। तो आपने खाद के कारखानों को जो सप्लाई थी 350 मिलियन मुकाब क्यूबिक फीट योमिया की, वो बंद कर दी है। वो गुज़श्ता हफ्ते 3-4 रोज पहले बंद करनी पड़ी है। तो खाद की आपको और बताया तो ये गया है कि इंपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन उसमें भी आपको इंपोर्ट करनी पड़ेगी अगर आपको आने वाली फसलों के लिए खाद की जरूरत है। सिर्फ ये इशू नहीं आएगा, जो बड़ा क्राइसिस आने जा रहा है, एक तो इन्फ्लेशन होना है, और उसका इम्पैक्ट जिस तरह डॉक्टर साहब अभी बता रहे थे कि जो प्राइसेस बढ़ी हैं या जो इम्पैक्ट आना है वो इन्फ्लेशन पे अभी तो आने वाले दिनों में आना है। अभी तो ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ गए हैं, कुछ और चीजें बढ़ गई हैं, लेकिन उसका असल इम्पैक्ट
आइंदा 1-2 हफ्ते के अंदर आपको नजर आएगा और लोगों की चीखें भी नजर आएंगी आप। लेकिन जो मुझे आइंदा नजर आ रहा है मार्च की में, अगर ये जंग तवील होती है और सप्लाई आपकी एलएनजी, अभी एलएनजी की तो इम्कान ही नहीं है, क्योंकि कतर का जो सबसे बड़ा प्लांट है जहां से आपको एलएनजी मिलती थी वो फोर्स मेजोर हो चुका है। वो अगर जंग फौरी तौर पे बंद भी हो जाए तो उसको ऑपरेट होने में भी 5-6 हफ्ते लगती है। तो एक क्राइसिस आपका आने वाला है बिजली के हवाले से और गैस के हवाले से। आपकी मार्च के आखिरी हफ्ते से मुझे खदशा है कि मुल्क में गैस और बिजली की बड़ी हैवी किस्म की लोड शेडिंग शुरू होगी, क्योंकि आपकी शॉर्टेज बहुत ज्यादा हो जाएंगी। आपको या तो इंडस्ट्री चलानी पड़ेगी या आपको डोमेस्टिक को सर्व करना पड़ेगा। तो बड़ा रमजान के बाद जो है और ईद के बाद आपको एक और क्राइसिस का सामना करना पड़ेगा, इन्फ्लेशन अच्छा सनाउल्लाह साहब, वैसे मिनिस्टर साहब तो फरमा रहे थे कि अब हमारी को 74% तक की जो बिजली है वो तो हम अपने इंटरनल सोर्सेज से पूरा कर रहे हैं और एलएनजी पे रिलायंस वैसे ही कुछ 10 या मैक्सिमम 15% तक रह गई है। तो इसके बावजूद आप समझ रहे हैं कि बिजली की भी लोड शेडिंग आ रही है? मैं वो बिल्कुल इसलिए कह रहे थे कि डिमांड नहीं थी, सर्दी थी, अब मौसम चेंज हो चुका है। और आपने जो लगाए थे 2016, 17 में, 15 में इंपोर्टेड फ्यूल पर एलएनजी के और इंपोर्टेड कोयल के पावर प्लांट, वो आपके क्योंकि पूरी सर्दियों में वो बंद रहे हैं और आप कैपेसिटी पेमेंट उनको करते रहे। अब गर्मी में इस वक्त इस्लामाबाद में भी आपको पता है 30-32 सेंटीग्रेड फरवरी में हो चुका है। जी जी। अब आपकी बिजली की डिमांड बढ़नी है आगे, और हमेशा होता है जब गर्मी होती है तो बिजली की डिमांड बढ़ती है। तो वो उस डिमांड को सर्दियों में तो आपकी 9-10 हजार मेगावाट से ऊपर नहीं होती, 12,000 चली जाती है। अब गर्मियां शुरू हो गई हैं, आपकी डिमांड बढ़ेगी और ईद के बाद ये ज्यादा बढ़ेगी, टेम्परेचर क्योंकि बढ़ रहा है। और आपको वो फिर इम्पोर्टेड फ्यूल के पावर प्लांट चलाने पड़ते हैं, लेकिन कहाँ से चलाएंगे जब आपके पास एलएनजी नहीं है, आपके पास इम्पोर्टेड कोयला नहीं होगा, तो वो बंद रहेंगे और अभी भी बंद पड़े हैं वो। तो इशू आना है, क्राइसिस आना है। मैं तो आपको वो चीजें बता रहा हूँ जो आप, मतलब मिनिस्टर ने तो पब्लिकली वही चीजें बतानी है ना कि एक होप देनी है कौम को। मैं आपको वो बातें बता रहा हूँ जो कमरों में बैठ के एनर्जी मिनिस्ट्री में और पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में बातें होती हैं कि शॉर्टेज आने वाली है। इसी तरह गैस के जो डोमेस्टिक सप्लाई के लिए आपको एलएनजी सिस्टम में डालनी पड़ती है, आपको पता है इंपोर्टेड एलएनजी वो नहीं डाली जा रही है, उसकी वजह से भी क्राइसिस आएगा। ये जरूर है कि गैस की जो डिमांड है वो गर्मियों में आपको पता है कम हो जाती है, खासकर डोमेस्टिक, लेकिन क्राइसिस आने वाला है दोनों साइड। जी जी, मेरा ख्याल है इसके लिए तो हमें आवाम को प्रिपेयर करना है। मैं डॉक्टर वकार साहब को पास आऊँगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये अभी तो फ़िलहाल स्टेट बैंक ने पॉलिसी रेट को फिक्स ही रखा है 10.5%, लेकिन अगर ये इन्फ्लेशन जो है आने वाले दिनों में सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं शायद डबल डिजिट में चली जाए, तो आपके ख्याल से स्टेट बैंक भी फिर रिवाइज़ करेगा इंटरेस्ट रेट को? जी, मेरा ख्याल है स्टेट बैंक जो है वो इस वक्त काफ़ी कॉशियस अप्रोच ले रहा है। उन पे ऑफ कोर्स प्रेशर था इस दफ़ा भी रिव्यू करने का, और वो डेली बेसिस के ऊपर मॉनिटर भी कर रहे हैं। आपने कल शाम भी देखा कि एक मीटिंग हुई, और मेरा ख्याल है जो ब्रीफिंग में उन्होंने बात कही वो बहुत अहम थी। ब्रीफिंग में जो उन्होंने बात कही वो ये थी कि अगले कोई 6 से 8 माह के अंदर जो है आपकी जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, अफरात ज़र है, ये 20% टच कर सकती है। तो ऐसा नहीं है कि स्टेट बैंक को जो इन्फ्लेशन का रिस्क है उसका मालूम नहीं है, दे नो इट वेरी वेल। अब इसमें 2-3 चीज़ें हैं कि जब वो डिसीजन कर रहे होंगे तो एक तो देखें आप फ़ंड प्रोग्राम के अंडर हैं, तो आपको ज़ाहिर है एक मुशावरती अमल के तहत जो है वो चीज़ों को आगे लेकर चलना पड़ता है, क्योंकि उसके रिपरकशंस छोटी सी भी इंटरेस्ट रेट चेंज के गवर्नमेंट के ऊपर आएंगे। गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी डेट होल्ड की हुई है, और अगर ये क्राइसिस प्रोलॉन्ग करता है तो गवर्नमेंट शायद ज़्यादा डेट इनकर कर रही हो। अभी सऊदी अरेबिया के साथ भी जो बातचीत चल रही है डेफर्ड फैसिलिटी की, वो भी ज़ाहिर है उसकी भी एक हाई कॉस्ट होगी जो कि गवर्नमेंट को रेज़ करनी है। दूसरा आप ये भी देख रहे हैं कि स्टेट बैंक जो है वो ये देख रहा है कि एक बहुत ही फ्रेजाइल इकोनॉमिक रिकवरी से पाकिस्तान इस वक्त गुजर रहा है, और स्टेट बैंक को वो चीज़ भी मद्देनज़र रखनी है कि वो फ्रेजाइल रिकवरी जहाँ तक हो सके उसको प्रोटेक्ट किया जाए। अगर तो कोई शॉर्ट टर्म में इस जंग का सद्देबाब हो सकता है और किसी तरीके से ये जंग ख़त्म हो जाती है, तो फिर हम सारे जो हैं हम उस जोन में होंगे जहां इस फ्रेजिलिटी को हम कंसोलिडेशन की तरफ कन्वर्ट करते हुए इकॉनमी को बचा सकते हैं। अदरवाइज़ ये जितने गेंस अभी तक
आपने IMF प्रोग्राम के अंदर रहते हुए अचीव किए हैं, फिस्कल साइड पे आपने कंसोलिडेशन अचीव की है, फॉरेक्स एक्सचेंज का जो आपने बफर बिल्ड किया है, ये सारा जो है इस वक्त ख़तरे में है। और फिर ऑफ कोर्स आपकी इन्फ्लेशन की आउटलुक चेंज होती है और आपका पॉलिसी रेट जो है उसको भी उसी तरीके से आपको चेंज करना होगा। हमें लेना एक ब्रेक और हम वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। उस्मान साहब, आपके ख़्याल से ये गिवन कि ये इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है और इसने अब आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले रहा है, हम कितना इसको बारगेनिंग चिप यूज़ कर सकते हैं? IMF के जो नेक्स्ट हमारा रिव्यू आ रहा है उसमें कुछ ना कुछ कंसेशंस लेने के लिए IMF से। Kashif, देखें, I think and Kar has been looking at this topic for a long while as well. हमारा इशू ये है कि we have lost a lot of credibility with IMF as well. So obviously with each step of that loss, आपकी जो bargaining power है वो कम होती जाती है। As it is, आपको पता है अभी भी रिव्यू चल रहा है, it has not been signed off because कुछ concerns हैं अभी भी revenue targets के ऊपर, privatization के ऊपर। और IMF भी अब आई थिंक कि अगर आप बार्गेन करेंगे तो इट विल नॉट बी एन एब्सोल्यूट डिक्रीज बार्गेन, इट विल बी अ ट्रेड ऑफ। सो व्हाइल दे मे गो लाइट ऑन सम ऑफ द टारगेट्स व्हिच आर एक्सटर्नल एंड जो उन चीज़ों से लिंक्ड हैं वॉर के साथ, जो ऑब्वियसली हमारे कंट्रोल में नहीं है, बट देन दे विल प्रॉब्ली कम हार्डर ऑन सम ऑफ द टारगेट्स जो इंटरनल हैं। और आई थिंक जो इंटरनल हैं उसकी आपको पता है डिफरेंट पॉलिटिकल इकोनॉमी, डिफरेंट पॉलिटिकल कॉनोटेशंस होती हैं। So while it does open a channel for a dialogue with IMF कि हम कुछ bargaining chip use करें, but I fear कि वो bargain जो है वो trade off की सूरत में होगा, where they will ask to do more on certain things which are more in our control to give us leverage जहाँ पे हम इन चीज़ों को करें। I think it will not be an absolute leverage. राइट जी। सनाउल्लाह साहब, आपके पास क्या खबर है? गवर्नमेंट क्या प्रेजेंट करने जा रही है IMF को, और क्या किन बातों पे बार्गेनिंग करने जा रही है गवर्नमेंट? ख्याल में थोड़ी सी गलतफहमी है। रिव्यू हो चुका है 11 मार्च तक, 14 दिन IMF और पाकिस्तान के दरमियान एंगेजमेंट हो चुकी है। और इस वक्त और उस एंगेजमेंट में जो प्रोजेक्शन हुकूमत ने दी थी वो उन्होंने रिजेक्ट कर दी है, और उसकी वजह अनसर्टेनिटी है जंग की वजह से जो पैदा हुई है। और जो जून तक की प्रोजेक्शन थी या रिव्यू होना था बेसिकली 2025 जुलाई दिसंबर का, और ये था 11-12 मार्च तक था, और इसमें कुछ ऑनलाइन मीटिंग्स भी थी। ये कंप्लीट हो चुका है और अब टीम जा चुकी है और नए प्रोजेक्शन पर काम हो रहा है, क्योंकि जो प्रोजेक्शन दी थी जंग की वजह से वो सारी डिस्टर्ब हो चुकी हैं। दूसरा, IMF ये समझता है इन जो रिव्यू में ये जो डिस्कशन हुई है 13-14 दिन जो मुज़ाकरात हुए जिसमें स्टाफ लेवल मायदा नहीं हो सका, उसमें IMF ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि मौजूदा हुकूमत या जो सिस्टम है पाकिस्तान का वो गवर्नेंस और करप्शन को कम करने के लिए तैयार ही नहीं है, और जो डायग्नोस्टिक करप्शन रिपोर्ट दी थी उसके मुताबिक जो लाएअमल आना था उस तमाम के होते हुए हुकूमत ने नैब के अमेंडमेंट की, उसकी बात हुई है चेयरमैन नैब की एक्सटेंशन की, उस पर एतराज किया IMF ने। दूसरा, जो एसेट डिक्लेरेशन का मामला था उस हवाले से पार्लियामेंट से एक बिल पास करा लिया कि पार्लियामेंटेरियन के और ब्यूरोक्रेट्स के एसेट जो है पब्लिक नहीं होंगे। तो इस पर बड़ी शदीद किस्म का रिएक्शन IMF ने दिया, और जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो के पाकिस्तान को इस हफ्ते $1.2 बिलियन की किस्त मिलनी थी वो भी डिले हो चुकी है। और अब ये लगते हैं 3 हफ्ते लगते हैं, 4 हफ्ते लगते हैं अब इसको कंप्लीट होने में, लेकिन ये सारे मामला हो चुके हैं और इस पर IMF का जो रिएक्शन है वो आ चुका है, उनकी प्रेस रिलीज आ चुकी है परसों, और रिव्यू जो है वो लटक चुका है बकायदा। जो होना था, जो तवक्को ये की जा रही थी, मैंने भी बल्कि क्योंकि बहुत सारे जो टारगेट थे दिसंबर तक थे वो पूरे कर लिए थे। तो सनाउल्लाह साहब, आपको नहीं लगता कि गवर्नमेंट ने जो अपने मामलात मनवाने होते हैं या करने होते हैं वो कर लेती है, लेकिन जो अवाम से रिलेटेड मामलात होते हैं उसमें अवाम को खींच दिया जाता है और IMF की बात मान ली जाती है? देखिए, अब IMF के पास भी कोई रास्ता नहीं है ना। अगर आपके स्टिक लेके वो आपको नहीं करेंगे तो आपने तो चीजें खराब कर देनी है। फिर आप हैं तो उस पे कहते हैं ना, आग के गोले पे बैठा है पाकिस्तान तो 80 साल से। 25 प्रोग्राम ऐसे ही नहीं लिए आपने, क्योंकि आप अपने आप को, मैं पहला जो सेगमेंट था उसमें आपको यही बात समझाने की कोशिश कर रहा था कि मसला ये है कि हमने अपनी इकानमी को ठीक नहीं किया, हमने अपने अंदर अपनी एग्रीकल्चर को ठीक नहीं किया,
हमने मुल्क के अंदर तेल और गैस के वसी ज़खायर मौजूद हैं, और उसकी बुनियादी वजह, आप मेरी बात सुने, आप हैरान हो जाएंगे। ये जितने इदारे तेल और गैस की ज़खायर के हवाले से बैठे हुए हैं, सब में सब जो है नालायक लोगों को भर्ती किया हुआ है, जिनको पता ही नहीं है काम क्या करना है। दूसरा, जिन इलाकों में ये सारा काम होना है, वहाँ सिक्योरिटी के इशू हैं, वो आप हल नहीं कर सकेंगे। आपके तो आपने आप खाने पीने की चीजें आप यहाँ पैदा नहीं कर सके, आपको इंपोर्ट करनी पड़ रही हैं। 18-20 बिलियन डॉलर की आप खाने पीने की चीजें, आप दालें तक इंपोर्ट करते हैं। मतलब है कि आप अपने आप को ठीक कर ही नहीं सके इस 70-80 साल में। आप ना एग्रीकल्चर में आप सेल्फ सफिशिएंट हो सके, ना आप तेल और गैस में हो सके, ना आप अपनी इकानमी को ठीक कर सके। आपको तो बचाया हुआ है थोड़ा सा ये जो पाकिस्तान के पास एक ह्यूमन कैपिटल है, जो आपके 45 लाख यहाँ पे मिडिल ईस्ट में बैठे हैं, कुछ और मुल्कों में बैठे हैं, जो आपको 40-42 अरब डॉलर रेमिटेंसेस भेज देते हैं। अगर वो ना भेजे तो आपको तो फिर इस सारी सूरत में आप जब कर्ज जी लेते जी, हैं, और आपको लोगों वो भी सनाउल्लाह साहब अंडर थ्रेट आ चुका है जीसीसी के जो हालात चल रहे हैं। मैं डॉक्टर वकार के पास आऊँगा। डॉक्टर वकार साहब, अगर रेमिटेंसेस कम हो जाते हैं, एक्सटर्नल अकाउंट जो हमारा तजारती खसारा है वो बड़ा हो जाता है, तो ये तो फिर रुपये पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा। तो क्या आप फ्यूचर में कोई देख रहे हैं डिप्रिसिएशन? जी, आई थिंक ये दबाव तो ऑलरेडी जो है वो आना शुरू हो गया है। अभी परसों मैं बैंक ऑफ पंजाब की एक ब्रीफिंग जो थी हम अटेंड कर रहे थे, देख रहे थे, और उसमें उन्होंने हमें बताया कि जी 55% आपकी जो रेमिटेंसेस हैं वो मशरिक़ वस्ता से, गल्फ़ कंट्री से वो आ रही हैं। अब ये जो 25% रेमिटेंसेस हैं, यूजुअली 55% सॉरी, ये यूजुअली रमज़ान के महीने में इंक्रीज़ किया करती थी, क्योंकि ज़ाहिर है वो ईद का एक इफ़ेक्ट होता है। और वो ये बिल्कुल नॉर्मल बात थी कि आखिरी इशरे के अंदर जो है ये सेवरल टाइम्स जो है आपको इसके अंदर ग्रोथ नज़र आ रही होती थी, एक सीजनल ग्रोथ होती थी। वो ग्रोथ इस दफ़ा नज़र नहीं आई है। इनफैक्ट कुछ एस्टिमेट्स ऐसे हैं, कुछ बैंकों ने ये बताया कि पिछले साल की निस्बत जो है रमज़ान के अंदर जो है कोई 4% की ऑलरेडी 4% की डिप आ चुकी है। और ज़ाहिर है अगर वहाँ पे इस वक्त इंडस्ट्री बंद होती है या कमर्शियल एक्टिविटी बंद होती है तो ठीक है, कुछ तो ज़ाहिर है मीडियम टू लॉन्ग टर्म में लोग अनएम्प्लॉय हो रहे होंगे, लेकिन इवन जो डेली वेज वर्कर्स वहाँ पे गए हुए हैं उनकी इस वक्त जो है वो वेजेस हिट हुई हैं और वो उस तरीके से पैसे जो हैं वो रिमिट नहीं कर पाएंगे। कुछ बैंकों ने उनकी सर्विस कॉस्ट जो है, ट्रांसफ़र कॉस्ट, ट्रांसफ़र फ़ी, उसको डिक्रीज़ करने की अब प्लान्स बनाए हैं कि अगले 2-3 दिनों के अंदर जो है वो मैसिव अनाउंसमेंट्स हों ताकि किसी तरीके से उस फॉरेक्स को लाया जाए। लेकिन जो भेजने वाला है वो भी तो ये देख रहा है ना कि मेरे अगले 2 से 3 माह की आउटलुक क्या है एट अ पर्सनल लेवल, मैंने सेव करना है या पीछे पाकिस्तान पैसे भेजने हैं। तो यकीनन इसके अंदर जो है वो कमी एक्सपेक्टेड है और ये डायरेक्टली रिलेटेड होगी जो वॉर का टाइम होराइजन होगा। जी जी, उस्मान आपके पास आऊँगा। सो हमारी एक्सपोर्ट्स जो है वो 32 अरब डॉलर की थी, रेमिटेंसेस जो थे 42 बिलियन डॉलर के थे। अगर अल्लाह ना करे हमारे रेमिटेंसेस जो हैं वो बड़ी तेज़ी से नीचे गिरते हैं तो इसका क्या असर आप देखते हैं इकॉनमी पे? तो देखें सर, तो ये एक तो आपका इमीडिएट डिप्रिसिएशन प्रेशर जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। नॉर्मली डिप्रिसिएशन को आप लिंक करते हैं एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस से, बट द ओवरऑल इक्वेशन इज अनसर्टेन दिस टाइम, राइट? तो ऑल्दो जैसे वकार ने पहले भी बात की कि इंपोर्ट्स के अंदर भी डिक्लाइन आ रहा है, बट दैट्स प्रॉब्ली आल्सो इंपोर्ट्स दैट फ्यूल योर एक्सपोर्ट्स और फीड योर एक्सपोर्ट्स, राइट? तो आपका वो एक विशेष सर्कल का इशू भी है कि अगर आपकी सप्लाई चेन रिस्ट्रिक्शंस की वजह से इंपोर्ट्स कट हो रही हैं, आपकी एक्सपोर्ट्स बोथ ड्यू टू डिमांड एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ सप्लाई चेन इशूज की वजह से भी हो जाएगा। और आपका ये जो डिप, ऑल्दो कि क्योंकि हमारी एक कंजम्पशन नीड है सब्सटेंशियल, सो वाइल आप कुछ डिक्रीज देखेंगे, बट आई थिंक एज लॉन्ग एज वहाँ पे इनकम्स हर्ट ना हो सब्सटेंशियली, आई थिंक फ्लो में इतना शायद इम्पैक्ट सब्सटेंशियली ना आए रेमिटेंस के अंदर। इट मे बी डिस्टर्बेंस की वजह से है, बट वो अगेन इट्स एन अनसर्टन सिचुएशन बिकॉज हमें नहीं पता कि ये अब कितनी देर अभी प्रोलॉन्ग होनी है। इसका उन इकोनॉमीज़ के ऊपर अपना, खासतौर पे जो हमारे सेगमेंट्स जहाँ पे आपको पता है जो कि नॉर्मली मिडिल टीयर टू लोअर टीयर में आती हैं, जो प्रोडोमिनेंटली जो 55% की बात की जो गल्फ से आ रही हैं हमारी, उन जॉब्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है अभी तो आई थिंक उधर भी कोई ऐसी असेसमेंट उन्होंने नहीं की कि क्या होगा। अभी ऑब्वियसली देयर इन अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी,
but obviously if remittances are hit, then there is a big issue, because obviously अगर हमारा import bill भी नीचे जा रहा है, but हमारी debt payments और वो जो हैं वो requirements तो रहेंगी, and as जो पहले हम बात कर रहे थे कि IMF plan है, so it's a tough equation, I have to say, and there's no easy prediction at the moment because अभी चीजें evolve हो रही हैं, but I think ये हमें we should be prepared for at least next 6 to 8 months का जो shock है, that will be significant. जी जी। अच्छा, मैं सलामुल्लाह साहब का आऊँगा। सलाम सर, थोड़ी सी फिस्कल साइड को भी देखते हैं। टैक्स जो है उसका टारगेट जो है वो ऑलरेडी अच्छा भला शॉर्टफॉल आया है, और वो खैर IMF के साथ डिस्कशन भी हो रही है। आपके ख्याल से जून तक इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में ये कितना शॉर्टफॉल चला जाएगा? देखिए, जो अभी डिस्कशन हुई है, जो क्लोज हुई है 11 मार्च को, उसके दौरान ये इस बात पर जो हमारी कुछ लोगों से बात हुई है फाइनेंस में, तकरीबन 500 बिलियन का जो रिवाइज टारगेट है वो तय किया जा रहा है। और ये क्योंकि आपको पता है 13,970 अरब रुपए के करीब था, अब इसको मैं 500 कर दें तो 13,000 मेरे ख्याल 500 अरब तक ये रहेगा। तो अभी भी जो शॉर्टफॉल है वो 425 अरब रुपए का है, और ये शॉर्टफॉल फरवरी तक, मैं बता रहा हूँ 4 महीने का आगे आना है। तो ये शॉर्टफॉल बढ़ेगा, इसको मजीद आपको कट करना पड़ेगा। और जो अब इस वक्त सूरत हाल है इन्फ्लेशन की वजह से या जंग की वजह से जो आना है आगे, जो ऑयल प्राइसेस की वजह से आना है, तो उस पर और हिट आएगा, और आपको मजीद इसमें जो है जून तक इसमें मजीद टारगेट को कमी करनी पड़ेगी। लेकिन ये आगे जब IMF के साथ तय होगा तो जब पता चलेगा कि कितना आप रेवेन्यू टारगेट पूरा कर सकते हैं, क्योंकि लेकिन हिट जरूर आनी है। उसकी वजह यह है कि आपकी डिमांड कम होगी इन्फ्लेशन की वजह से, ऑयल प्राइसेस, आपका कंजम्पशन कम की जा रही है, वहां भी आपकी हिट आएगा, तो काफी आपको बेयर करना पड़ेगा जून तक। जी, डॉक्टर वकार के पास आऊँगा। जी डॉक्टर वकार, अगेन हमारे जो टैक्सेस हैं वो एक मेजर हिट नज़र आ रही है, क्योंकि ग्रोथ भी हमारी इफ़ेक्ट होगी अगले 3-4 महीनों में। तो आपके ख्याल से ये रिवाइज टारगेट कितना होगा जो कि IMF समहाउ एक्सेप्ट कर लेगी, और आगे हमारे लिए कितना मुश्किल होगा? जी, मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि इस वक्त गवर्नमेंट को जो है वो रिवाइज टारगेट जो है वो उस डिस्कशन को थोड़े अरसे के लिए जो है वो कैप करना चाहिए। बिल्कुल जिस तरह सना साहब ने कहा, रिव्यू मीटिंग्स हुई, वो ऑफ कोर्स उस पर कंसेंसस नहीं हो सका, लार्जली बिकॉज FBR का और FBR की मशीनरी का यही व्यू है कि वो लोग ख़ुद भी इस वक्त जो है वो प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे। देखिए ना, आप 4% पे GDP ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे थे, अब इस वॉर के बाद जो है आप 2.5-3% पे आ जाएंगे, और ये भी ऑफ कोर्स मैं एक बहुत ही एम्बिशियस व्यू आपको दे रहा हूँ। तो इस किस्म के सिनारियों में मेरा ख्याल है कि हमें इस वक्त जो है वो टॉक्स के अंदर इंगेज नहीं करना चाहिए। आप कोई भी नंबर देंगे, वो नंबर जो है कंटेस्ट हो सकता है, वो बहुत ही फ्लूइड होगा। एक दफ़ा जो है वो जंग के बादल जो हैं ज़रा सेटल डाउन हों, आपके सप्लाई चेन्स जो हैं वो रिज्यूम हो, उसके बाद जो है आपको मालूम होगा कि अच्छा जी आप कहाँ पे खड़े हैं, आपका बिजनेस एज यूजुअल सिनारियो क्या है, आपका एम्बिशियस सिनारियो क्या है, फिर जाके ये डिस्कशंस जो हैं ये रिज्यूम हो सकती हैं। ये बिल्कुल मैं आपको बताऊं, हमारे लिए हम वहीं खड़े हैं जहां हम 2021 में कोविड के टाइम में IMF से नेगोशिएट कर रहे थे। आपके कोई भी नंबर स्टिक कर ही नहीं रहे थे उस वक्त। और मेरा ज़ाती ख्याल ये है, आपने चूँकि शुरू में भी ये सवाल पोस्ट किया था, इसको, इस सिचुएशन को एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे भी इस्तेमाल करना चाहिए, ना सिर्फ IMF के कॉन्टेक्स्ट में बल्कि लोकल कॉन्टेक्स्ट में भी। देखिए ना, अब नाउ इज़ द टाइम कि अब आप बात करें कि जी एनर्जी सेक्टर के अंदर जो इस वक्त आपका मिक्स है, बेशक आपका फॉरेन रिलायंस जो है उसमें कम हो रहा है, लेकिन फिर भी 30 से 35% तो आप रिलायंट है ना फॉरेन एनर्जी सप्लाईज के ऊपर। आप इसको भी दोबारा जो है वो रीथिंक करें कि आइंदा भी इस तरीके से हो सकता है। अब ये नॉर्म बन गया है जो जियोपॉलिटिकल जो चैलेंजेस हैं, तो आपने किस तरीके से रिलायंस की तरफ जाना है। पिछले दिनों बड़ी एडवर्स पॉलिसीज़ थी सोलराइजेशन के ख़िलाफ़, अब आप दोबारा रिव्यू करें कि आपका जो सोलराइजेशन के ऊपर स्टांस था, आया वो ठीक था, नहीं ठीक था। इंडिजिनस कोल की बात हो रही है, इंडिजिनस कोल को जो है दोबारा देखा जाए कि उसको एनवायरमेंटली सेफ़ तरीके से आया हम परस्यू कर सकते हैं एमरजेंसी टाइम्स में या नहीं कर सकते। इसी तरीके से इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन एक अच्छा लफ्ज़ नहीं है, लेकिन जहाँ बात एक मुल्क की फूड सिक्योरिटी की आती है तो आपको दोबारा जो है बैठना चाहिए
एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ, प्रोग्रेसिव फार्मर के साथ, और इसके अंदर देखना चाहिए कि कौन सी ऐसी एजनास हैं जहाँ पे आप सेल्फ सफिशेंसी की तरफ जा सकते हैं। और आइंदा जब ऐसी सिचुएशन हो जहाँ पे कोई भी मुल्क अपना फूड स्टॉक आपके साथ शेयर करने के लिए तैयार नहीं होगा, तो आपने अपनी पॉपुलेशन को कैसे जो है वो संभाला देना है। तो मेरा ख्याल है हर सेक्टर के अंदर इस वक्त जो क्राइसिस है उसने अपॉर्चुनिटी को भी जन्म दिया है। जी उस्मान के पास आऊँगा। उस्मान, डॉक्टर वकार ने थोड़ी सी एनर्जी सिक्योरिटी पे बड़ा डिटेल में डिस्कस किया। आपके ख्याल से क्या इस वक्त गवर्नमेंट को सोलर पे टैक्सेस को ख़त्म नहीं कर देना चाहिए? एक चीज़ तो ये है कि वो नेट मीटरिंग और नेट बिलिंग की डिबेट है, मैं उसमें नहीं जा रहा, लेकिन जनरली सोलराइजेशन बढ़ाने के लिए, ताकि एनर्जी हमारा जो मिक्स है उसमें सोलर का कंट्रीब्यूशन थोड़ा बढ़े, क्योंकि बहुत से लोग तो, ज़्यादातर एक्चुअली लोग जो हैं वो तो ऑफ ग्रिड सोलर यूज़ करते हैं। जी, एक्चुअली मैं यही पॉइंट रेज करना चाह रहा था कि आई थिंक जो इशू ब्रॉडर एनर्जी मिक्स के अंदर आ रहा है वो यही है कि आपको पता है कि जो स्टोरेज कैपेसिटीज़ की कॉस्ट है वो सब्सटेंशियली ग्लोबली नीचे जा रही है एंड न्यू टेक्नोलॉजीज आर बिकमिंग अवेलेबल। सो आई थिंक नेट मीटरिंग वाली डिबेट विल सून बिकम इररेलेवेंट because if you have off-grid solution and which is very viable and have a low payoff, people will move off-grid. There already आपकी बहुत सारी इंडस्ट्री है जो off-grid solutions के ऊपर प्रोडक्शन पे जा चुके हैं। So I think कि वो जो overall आपका issue है, and obviously that is again linked to your circular debt because आपकी repayments भी हैं इसमें, there's foreign debt, I think तकरीबन अभी भी कोई $15 billion डॉलर्स का डेट आपका एक्सटर्नल है जो कैपेसिटी पेमेंट्स के अंदर फीड इन कर रहा है। सो आई थिंक दिस इज अगेन देयर इज अ नीड टू रियली रीऑप्टिमाइज बेस्ड ऑन हाउ थिंग्स आर इवॉल्विंग, क्योंकि ये जो ऑफ ग्रिड सोल्यूशन आपके जा रहे हैं दैट विल एक्चुअली क्रिएट मोर प्रेशर, और वो जो ग्रिड पे रह जाएंगे वो प्राइस एलिमेंट उधर ही जाएगा और दैट प्राइस विल बिकम अनअफोर्डेबल, डिस्पाइट कि आप ये कह रहे हैं कि जी हम अल्टरनेटिव्स के ऊपर चले गए हैं। सो आई थिंक सोलर के ऊपर अगर आप टैक्स कम करते हैं या नहीं करते हैं, इवन विद टैक्सेशन जो अभी है विद स्टोरेज कैपेसिटी, दैट्स स्टिल अ मोर वायबल सॉल्यूशन जहाँ पे ये प्राइसिंग हिट करेगी आपको बिकॉज ऑफ द ओवरऑल सिचुएशन। सो आई थिंक द ओवरऑल एनर्जी सॉल्यूशन नीड्स टू बी रीलुक। इसमें ऑब्वियसली एक पता है एक डिस्कोर्स की जो इशू है वो भी अंडर डिस्कशन काफ़ी देर से, प्राइवेटाइजेशन का भी, और उनका आपको पता है कि कोई भी सेल्स रिलेटेड टारगेट नहीं है बिकॉज ऑफ विच देयर इज हाई इनएफिशिएंसी। सो देयर इज ऑलरेडी सम डिस्कशन इन गवर्नमेंट, जो 2 पार्ट टैरिफ की भी बात हो रही है कि जो आपकी एक्सेस सप्लाई है वो अगर आप जनरेट करके एट मार्जिनल कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो व्हाट कुड बी द पॉसिबल इम्पैक्ट। बट आई थिंक इट्स ऑल टाइम टू अगेन लुक इंटरनली व्हाट वी कैन री-स्ट्रेटेजाइज व्हाइल द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज नॉट इन आवर कंट्रोल। जी थैंक यू उस्मान, थैंक यू वकार, थैंक यू सनाउल्लाह साहब। पाकिस्तान की मईशत जो है वो एक बड़े गुजर रही है, और ये वॉर का जो एक्सटर्नल शॉक पाकिस्तान की इकॉनमी पे लगा है, इसकी वजह से हमारे लिए सरवाइव करना थोड़ा सा और मुश्किल होगा। आने वाले दिनों में हमें देखना है कि इन्फ्लेशन के नंबर्स बहुत ज़्यादा ऊपर ना जाएं, हमें किसी तरह डिमांड को कंस्ट्रेंट करके इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करना है, क्योंकि सप्लाई साइड जो है वो काफ़ी हद तक हमारे हाथ से निकल गई है। इसी तरह हमें कमोडिटी प्राइसेस को भी देखना होगा। शायद पूरे आवाम को मिल के इस क्राइसिस का मुकाबला करना पड़ेगा, क्योंकि खाली स्टेट की कैपेसिटी नहीं है कि वो इस क्राइसिस का मुकाबला कर सके। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।